तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एसएसटी के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को। सबसे पहली बात, रिसोर्सेज क्या होती है। तो रिसोर्सेज आपके आसपास जो भी चीज़ें इस टाइम पे आप यूज़ कर रहे हो वो सब रिसोर्सेज हैं। जैसे आपका फ़ोन हो गया, पेन हो गई, कॉपी हो गया, बेड हो गया, बिस्तर हो गया, जो भी चीज़ें इस टाइम पे आप यूज़ कर रहे हो वो सब के सब रिसोर्सेज हैं। लेकिन एक टेक्निकल टर्म होती है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज नॉन एज रिसोर्सेज। यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चीज़ें इस टाइम पे मौजूद हैं जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो कहलाती है आपके रिसोर्सेज। टेक्निकल टर्म है, एग्जाम के अंदर आ सकती है, याद कर लेना। लेकिन आपके रिसोर्सेज को यूज़ करना इतना आसान नहीं है जब तक कि ये 3 कंडीशन आपकी फुलफिल ना हो। कौन सी कंडीशन? सबसे पहले टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, सेकंड इकोनॉमिकली फिजिबल, थर्ड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो सबसे पहली कंडीशन की बार बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। यानी कि मान लो एक टेम्पल के नीचे आपका पेट्रोलियम मौजूद है। अब पता चला हमें उसके नीचे पेट्रोलियम है। अब उसको निकालने के लिए क्या हमारे पास इनफ टेक्नोलॉजी है? हमारे पास ना हो, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी किसी भी देश में क्या ऐसी टेक्नोलॉजी बनी है कि हम उस पेट्रोलियम को निकाल सकें? अगर बनी है तो पहली कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो गई। सेकंड, इकोनॉमिकली फिजिबल। अब इकोनॉमी फिजिबल यानी कि अगर मैं उसमें 10 रुपये लगा रहा हूँ, मान लो मेरे पास मशीन नहीं थी, जापान में बनती थी मशीन, मैंने वहाँ से मंगा लिया। अब मंगाने के बाद अगर मैं 10 रुपये की मशीन को मंगाया और उसमें लगा रहा हूँ और मुझे वहाँ से 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये का फ़ायदा नहीं होगा, तो मेरा उसमें पैसा लगाना कोई मतलब नहीं है। यानी कि वो इकोनॉमिकली घाटा है। तो अगर मुझे इकोनॉमिकली फिजिबल होगा, मैं उसमें खर्चा कर सकता हूँ, या उस खर्चे को लगाने के बाद उससे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो ही मैं मानूंगा कि ये जो है मेरे लिए फ़ायदेमंद है। अगर ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो गई, हमारे पास पैसे भी हैं, हम टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल भी है, हमने टेक्नोलॉजी को मंगा लिया उसको निकालने के लिए, तब थर्ड ड्रॉबैक आता है आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी कि मैंने सबसे पहले बताया टेम्पल के नीचे मौजूद है, मंदिर के नीचे है, अब उसको निकालने के लिए लोग क्या हमें इजाज़त देंगे? तो यहाँ पर आपकी ये 3 चीज़ें जब तक फुलफिल नहीं होंगी तब तक हम रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। इसके बाद एक यहाँ पे डेफिनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट इकोनॉमिकली डेवलपमेंट। यानी कि जो ह्यूमन बींग है, यानी कि हम लोग हैं, वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है टेक्नोलॉजी के द्वारा। अगर मुझे कोल निकालना है, कोयला निकालना है, हम वहाँ पे अपनी मशीनें लेकर के जाते हैं, तो हम लोग नेचर के साथ जो कांटेक्ट करते हैं वो टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं, जिसके द्वारा हमें वहाँ से ऐसी ऐसी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट वाली चीज़ें मिलती हैं जिससे हमारा अभी भी जीवन यापन जो है वो चल रहा है। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये आपका 4 टाइप का है। सबसे पहला है ओरिजिन, सेकंड है आपका एग्जॉस्टिबिलिटी, थर्ड है आपका ऑनरशिप एंड फोर्थ है आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसके 2 टाइप हैं। सबसे पहला है बायोटिक रिसोर्सेज, सेकंड है आपका एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज की बात करें तो जो आपके लिविंग रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग कहते हैं बायोटिक, और जो आपके नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग कहते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे आपका फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, प्लांट हो गया, ये सब आपके लिविंग रिसोर्सेज हैं, तो इनको बायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे। एबायोटिक जैसे रॉक, मेटल, लैंड, वाटर। वाटर इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग पानी का यूज़ करते हैं खाने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, और अलग अलग टाइप से यूज़ है, बट क्या वो लिविंग है? वो नॉन लिविंग है। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के बेसिस पे कैसे होता है रिसोर्सेज यूज? पहला आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास भरपूर मात्रा में है, बट हम उनका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, या फिर हम भी उतने डेवलप नहीं है कि हम इस रिसोर्सेज का भरपूर मात्रा में यूज़ कर सकें। जैसे गुजरात और राजस्थान के पास बहुत सारी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है, लेकिन हमारे पास अभी उतने डेवलपमेंट रिसोर्सेज नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज का अच्छे से भरपूर यूज़ कर सकें। सेकंड है आपका डेवलप रिसोर्सेज, यानी कि वो रिसोर्सेज जिनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हम फुली डेवलप हो चुके हैं उनको माइन करने के लिए। अगर मैं आज से 500 या 800 साल पहले कहता कि हमें यहाँ पे खुदाई करनी है कोल माइंस की, कोयले के खदानों की, हम नहीं कर सकते थे। बट आज के टाइम पे हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें मौजूद हैं जिनसे हम लोग उन कोल माइंस को खोद रहे हैं और वहाँ से जो भी रिसोर्सेज हमारा उनको निकाल रहे हैं। इसके बाद स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है कि आपके ऐसे रिसोर्सेज जो कि पता है हमें कि हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं अगर हम इनको ऐसे ऐसे करके मिला दें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ 2 गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच रिसोर्सेज एनर्जी बट वी डोंट हैव एडवांस टेक्निकल रिसोर्सेज। यानी कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं वाटर में से,
बट अभी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास इतना इनफ टाइम नहीं है और ना हमारे पास इतना टेक्निकल रिसोर्सेज है कि हम इसको निकाल सके। तो ये हमारे पास स्टॉक में भी पड़ा है बट हम इसको यूज़ अभी नहीं कर सकते, इतना समझ जाओ, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। रिज़र्व का मतलब है कि हमारे पास जैसे फॉरेस्ट है, हमने उन फॉरेस्ट को बंद कर दिया यानी कि रिजर्व कर दिया है आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि हम अभी और नहीं यहाँ पे फैला सकते कि हम सब अभी यूज़ करके चले जाएं। हमारी आने वाली जनरेशन कहेगी कि पापी एकदम हमारे पूर्वज थे जिन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, वैसे ही हम फॉसिल फ्यूल को ख़त्म कर रहे हैं। पेट्रोल मुश्किल से आपका 100 साल या 120 साल चलने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं चलने वाला है यहाँ पे कहा जा रहा है। तो समझ जाओ कि यार बहुत ही कम टाइम बचा, हमारी आने वाली फ्यूचर पक्का इस चीज़ को लेके इशू बनाएगी। इसलिए हम लोग सोलर एनर्जी इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल आ जाए कुछ, कि जिससे हम आने वाले फ्यूचर को कह सके कि हमने आपको खाली नहीं छोड़ा है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसका भी यहाँ पे है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि वापस से बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो वापस से कभी नहीं बन सकते, उनको बनने में कम से कम अरबों नहीं खरबों साल लगेंगे। इसके एग्जांपल होता है आपका सोलर एंड विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा। यानी कि मान लो अगर हमने फॉरेस्ट को काटा, हम वापस से पेड़ लगाएं, उग सकता है आपका पेड़। अगर यहाँ पे बात करें आपके सोलर की, तो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली सन की एनर्जी। तो ये सब आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि वापस से बन सकते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब आपका पेट्रोल, कोयल, फॉसिल फ्यूल एटसेट्रा, जो कि आपका 100 से 120 सालों के अंदर कंप्लीटली एंड हो जाएगा पूरी दुनिया से, ऐसा यहाँ पे एस्टिमेट करा जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इसके 4 टाइप हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज बंदे के खुद के हिसाब से भी होते हैं। अबे मेरा खेत है, फार्मर कहता है ना मेरा खेत है तो बस मैं यहाँ पे खेती करूँगा, तो ये हो गया उसका इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज मतलब कि पूरा समाज यूज़ करता है। मैंने यहाँ पे मान लो एक पार्क खुलवा दी है, मैंने कहा सबके लिए पार्क है, तो सब आकर के वहाँ पे जो है बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। मैंने यहाँ पे मान लो कि खाना पीना जो है वो फ्री में देना शुरू कर दिया, मतलब भंडारा कर दिया, और सबके लिए, वो कम्युनिटी के लिए। कोई ऐसा नहीं कि अमीर गरीब कुछ भी यहाँ पे नहीं है, सब बंदे जो वहाँ पे आते हैं वो खा सकते हैं। तो वो क्या हुआ, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज हो गया, कोई भी आए कोई भी खाए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब है कि जो आपकी बाउंड्री से बाहर चला गया और किसी भी देश की बाउंड्री के अंडर में नहीं आता, इतना समझ जाओ कि वो रिसोर्सेज आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए हम इंटरनेशनली आज्ञा मांगेंगे किसी ऐसे कंट्री से जिसको हमने हेड बनाया, जैसे यूनाइटेड नेशन को भी हेड मानते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि हम यूज़ कर सकते हैं। जब वो कहेंगे, सब बहुत सारे देश की जब आज्ञा होगी तभी हम उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि आपके नेचर के अंदर पाए जाते हैं और हमारे बाउंड्री के, नेशनल रिसोर्सेज, नेचुरल नहीं, नेशनल रिसोर्सेज जो हमारी बाउंड्री के अंदर होते हैं, चाहे वो जैसे मान लो हमारा कोस्टल एरिया, आप समझोगे नहीं, इतना समझ जाओ कि हमारा पूरा भारत है, इसके अंदर में ये बाउंड्री जहाँ जहाँ तक है, उसके आगे हमारे पास जहाँ जहाँ ये पानी है जो हमारे अंडर में आता है, वहाँ पर जितना भी रिसोर्सेज होगा हम उनका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एजेंडा 21, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ डिक्लेरेशन साइंड बाय द लीडर इन 1992 एट UNCED विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो। इट एम टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि 1992 में बैठक बैठी थी एंड एजेंडा 21 के हिसाब से कि हम आने वाले समय में 21 सेंचुरी तक ये कर देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हम रिसोर्सेज को बचाने के लिए क्या क्या करेंगे, हम बचाएंगे इन रिसोर्सेज को, नई नई चीज़ें लाएंगे, और वो कुछ हद तक जो है वो प्रॉपर हो रहा है। सोलर एनर्जी का भी यूज़ कर जा रहा है, इलेक्ट्रिकल वाहन का, मतलब इस पे काम जो है वो चल रहा है। और UNCED का मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके बाद यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय, हम लैंड को यूज़ करते हैं, उसके कुछ टाइप हैं। सबसे पहला फिजिकल फैक्टर, जिसके अंदर आपका टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, इसको बस याद कर लो, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। ह्यूमन फैक्टर आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चरल एंड ट्रेडिशन। इसके बाद इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, यानी कि इंडिया आपका एक 100% होता है ना, मान लो 100% लैंड है हमारे पास, तो 100% लैंड हमारा किन किन भागों में बटा हुआ है। माउंटेन्स 30%, प्लेन्स 43%, प्लेट्यूज 27%। माउंटेन्स के अंदर आपकी ये सब चीज़ें आती हैं कि आपके रिवर के फ्लो को संभालने के लिए माउंटेन का यूज़ होता है, टूरिज्म के लिए आपके माउंटेन का यूज़ होता है, और साथ में प्लेन्स की बात करें तो इसके अंदर आपके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए इन जगहों का यूज़ होता है। यानी कि अगर देखो हम लोग एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, और अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी, फैक्ट्रीज़ नहीं होंगे, तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, और उन फैक्ट्रीज़ के अंदर जो भी चीज़ें मिलती हैं वो हमारे लिए बनती हैं यार, ठीक है। इसके बाद प्लेट्यूज, ये वो जगह है जो कि रिजर्व है, वहाँ पे आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, ना फैक्ट्री लगा सकते हो, ना आप घर बना सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जगह आपके मिनरल्स,
फॉसिल फ्यूल और फॉरेस्ट के लिए यूज़ हो चुकी हैं, यानी कि वहाँ से आपके ज़रूरी जो मिनरल्स होते हैं वो निकाले जाते हैं, पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है और फॉरेस्ट के लिए जो है वो रिजर्व कर दी गई हैं, यानी कि आप यूज़ नहीं करोगे। इसके बाद लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि आपकी लैंड का कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और किन किन जगहों पर यूज़ होता है। सबसे पहला आपका लैंड यूज़ होता है फॉरेस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट आपके हवा में तो उड़ नहीं रहे, वो किसी न किसी जगह पर मौजूद है, तो वो फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट आपका लैंड यूज़ करता है, तो हम लोग कहेंगे यार लैंड यूटिलाइज होता है हमारा फॉरेस्ट के अंदर। सेकेंड है आपका लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, यानी कि बिना खेती वाली जगहों पर भी लैंड का यूज़ होता है। एग्जाम्पल बिल्डिंग बनाने के लिए, जहाँ पर आप इस समय बैठे हो, चाहे वो घर है चाहे वो स्कूल है, उसके लिए भी लैंड की ज़रूरत पड़ी। रोड, दिल्ली से मुझे यूपी जाना है और रोड से जाना है, क्योंकि मैं खेतों में तो दौड़ाऊंगा नहीं गाड़ी को, तो उसके लिए मुझे रोड की ज़रूरत पड़ेगी। फैक्ट्रीज हो गया आपका, तो फैक्ट्री के लिए भी लैंड का जो है वो यूज़ होता है, जो कि नॉन एग्रीकल्चर यूज़ है। अगला आपका नेट सोन एरिया, यानी कि वो एरिया जहाँ पर आपके एक साल के अंदर एक से ज़्यादा बार क्रॉप उगाई गई हो, खेती करी गई हो। फैलो लैंड, वो लैंड जहाँ पे एक साल के अंदर आपका एक बार भी लैंड को नहीं यूज़ करा गया और एक साल से ऊपर हो चुका है, कोई लैंड के कोई यहाँ पे कल्टीवेशन, वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर खेती नहीं उगाई गई। अदर कल्टीवेटेड लैंड, कुछ कुछ ऐसे लैंड होते हैं जो कि बिना बात के कल्टीवेटेड है, जैसे कि आपके चारे वारे के लिए जो होती है लैंड, वो छोड़ दिया, कोई अलग अलग टाइप के ट्री व्री वहाँ पे उग गए, उनको ऐसे छोड़ दिया, मतलब ये भी आपके अदर कल्टीवेटेड लैंड है जो कि ऑक्यूपाई कर रखे हैं जगहों को। इसके बाद सॉइल्स की बात करें, सॉइल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्सेज होता है सॉइल। मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, इसके बिना आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती। सपोर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ, अलग अलग टाइप के लोगों को पालने की जिम्मेदारी है हमारी धरती माता की। इट इज़ अ लिविंग सिस्टम, ये लिविंग सिस्टम है। टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, यानी कि इतनी सी सेंटीमीटर अगर पूरी दुनिया की सॉइल है ना, इतनी सी जगह, मैं ज़्यादा नहीं कर, इतनी बड़ी, इसको बनाने में, इतनी सॉइल को आने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, लाखों साल लगते हैं, 1-2 साल नहीं लगते भाई, ठीक है, समझिए इस बात को। सॉइल एरोजन, कॉजेज ऑफ सॉइल एरोजन, सॉइल क्यों नष्ट होता है, क्यों खराब होता है। डिफॉरेस्टेशन, हम लोग जो यहाँ पे फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं, उखाड़े जा रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग, यानी कि हमने उसको ज़्यादा मतलब जो है चारे के जैसे लोग यहाँ पे ओवर उसको उखाड़े जा रहे हैं, आप समझो इतना ही यहाँ पे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होने लगा, माइनिंग के लिए, नेचुरल फोर्सेस के लिए, विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये सब चीज़ें आती हैं जो आपदा, इसमें भी आपका जो सॉइल है वो ख़राब होते जा रहा है। डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, आज के टाइम पे लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं कि इतनी सी जगह में मैं 10,000 किलो चना कैसे निकालूंगा, गेहूँ कैसे निकालूंगा, ये बहुत गलत फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती ही नहीं है, जिसकी वजह से आपकी सॉइल ख़राब हो रही है। प्लॉफिंग इन अ रॉन्ग वे में हम उनको उखाड़ते हैं ज़मीन से कि ज़मीन की उर्वरकता ख़त्म हो जाती है। डाउन द स्लॉप फ्रॉम चैनल फॉर क्विक फ्लो, यानी यही सब चीज़ें आपकी हैं जिसकी वजह से आपका सॉइल जो है वो खराब हो रहा है। सीट एरोजन, वाटर फ्लो एज अ सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप रिमूव द टॉप सॉइल, यानी कि मान लो कि कुछ ऐसी जगह पे होता है कि यहाँ पे काली मिट्टी थी, काली मिट्टी पे बहुत ज़्यादा पानी आया, बहुत फ्लो में पानी आया और लाल मिट्टी में जाकर के वो मिट्टी मिल गई, कुछ फ़ायदा नहीं होगा उस मिट्टी का, क्योंकि वो मिट्टी किसी काम की नहीं, इसकी वजह से भी आपका एरोजन होता है। इसके बाद रिसोर्सेज प्लानिंग, अब हम रिसोर्सेज की प्लानिंग किस तरीके से करते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, दिस इन्वॉल्व, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि हम रिसोर्सेज को प्लान कैसे करते हैं कि यहाँ पर हमें इस रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या रिसोर्सेज वहाँ से निकलेगा, उसके बाद सर्वे होता है, मैपिंग होती है, क्वालिटेटिव, वहाँ की क्वालिटी चेक करी जाती है, कितनी क्वांटिटी में होगा, कितना वहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कितना नहीं लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे करी जाती है। इसके बाद वहाँ पर प्लान करा जाता है स्ट्रक्चर को। अगर हमने मान लिया कि हाँ यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में पेट्रोल है, अब इसको निकालना है, उसके लिए क्या होगा, टेक्नोलॉजी की यूज़ होगी, लोगों को निकालने की स्किल है। अब मान लो मैंने किसी फल बेचने वाले को कहा कि अब आपको क्रेन चलानी है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है वो फॉसिल फ्यूल को निकालना है, और वो समझ ही नहीं पाएगा बंदा, क्योंकि उसका काम है फल बेचना। तो वही चीज़ है, स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशन सेटअप कि उनको सिखाने वाले भी होने चाहिए, इंप्लीमेंट कैसे होगा, और सब चीज़ों के बारे में अच्छे से प्लान जो है वो होना चाहिए रिसोर्सेज को यूज़ करने से पहले। इसके बाद मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट, यानी कि अब मैंने सोचा कि यार यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, बट क्या ये नेशन के लिए फ़ायदेमंद है। अब मैं प्रधानमंत्री हूँ, जैसे अब मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से सोचना शुरू कर दिया तो बेकार है, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री बना भाई पूरे देश का, मेरे पे पूरे देश की जिम्मेदारी है। मैं अपने हिसाब से नहीं कि मुझे यहाँ पे गोलगप्पा पसंद है तो मैं सबको कहूँगा गोलगप्पे खाओ, कोई चाउमीन खा सकता है, कोई मोमोज खा सकता है, सिंपल बात है। मैं ऐसे तो नहीं चाउमीन मोमोज
समोसे बैन करो, सब बैन करो, सिर्फ यहाँ पे गोलगप्पे खाए जाएंगे आज से, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सबके डेवलपमेंट में है कि नहीं, ये भी हमें देखना होगा। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सटेटेबल स्ट्रेटजी फॉर जुडियस यूज ऑफ रिसोर्स, यानी कि ये चीज़ बताई गई यहाँ पे कि हमें पहले यहाँ पे हर चीज़ को प्लान करके करना पड़ेगा, वही ऊपर वाली चीज़ को पूरा एक लाइन के अंदर डाल रखा है। इसको पॉज करके आप जो है वो पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल है आपका कुछ यहाँ पे, स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट, यानी कि आपकी ये जो 3 स्टेट हैं ये आपके मिनरल्स और कोल्स के लिए बहुत मतलब फ़ायदेमंद है। जो आपका आंध्र प्रदेश है उसके पास प्रचुर मात्रा में वाटर है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम है। राजस्थान, इसके पास आपका सोलर और विंड एनर्जी बहुत सारी है, बट वही बात है, हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। लद्दाख के पास आपका कल्चरल हेरिटेज बट इज डेफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेम वाइटल मिनरल्स, उसके पास आपका कल्चरल हेरिटेज है बट हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर पा रहे सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज की कमी की वजह से। इसके बाद लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कैसे आपका जो है वो ख़त्म होते जा रहा है। सबसे पहला माइनिंग की वजह से, माइनिंग साइट आर अबेंडेंट एज आफ्टर एक्सट्रैक्शन वर्क, मतलब यहाँ पे जैसे आपका मान लो कोल निकालना था, कोयला निकालना था, अब उसको निकाला, इतना निकाला कि उसमें गड्ढा कर दिया। अब वो गड्ढे वाली जगह को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो ख़त्म हो गई। अब वो जब छोड़ दिया तो वो ना खेती के लिए ना किसी के लिए, तो वो खाली पड़ी है, इसलिए आपका लैंड डिग्रेड होता है। सेकंड आपका डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू माइनिंग हैज़ कॉज्ड सेवरल लैंड डिग्रेडेशन, माइनिंग की वजह से काफ़ी जगहों पर फॉरेस्ट को काटा जा रहा है कि वहाँ से हम ये निकालेंगे, वो रिसोर्सेज निकालेंगे, और ये भी आपका लैंड डिग्रेडेशन में सबसे बड़ा वो दे रहा है यहाँ पे योगदान। ओवर इरिगेशन ड्यू टू वाटर लॉजिंग लीडिंग टू, यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात कही गई है, ज़्यादा पानी डालने की वजह से, ज़्यादा इरिगेशन करने की वजह से, क्योंकि हमारी खाने की मांग बढ़ रही है, उसको बेचना भी है बाहर, और इसकी वजह से हम जो ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से भी हमारा जो सॉइल है वो ख़राब हो रही है। मिनरल प्रोसेस लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट वीमेंट, इन सब चीज़ों में भी अब यूज़ करके छोड़ देते हैं, इनकी वजह से हमारा लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है। इंडस्ट्रियल की वजह से, इंडस्ट्री हमने बनाई, उसके बाद इंडस्ट्री का सारा कचरा, ये वो, वाटर पोल्यूशन, मेजर सोर्स ऑफ लैंड, वहाँ पर सब यूज़ होता है, उसकी वजह से भी आपका जो है वो ख़राब हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग इन स्टेट, जहाँ पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रेजिंग यानी चारे के लिए जो यूज़ करी जाती है, हरियाणा, राजस्थान, एमपी के अंदर, इनकी वजह से भी आपका लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है। इसके बाद हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजर ऑफ ग्रेजिंग, यानी कि वापस से फॉरेस्ट को लगाया जाए, यानी कि अगर हम वहाँ से अगर पूरा निकाल रहे हैं सामान, तो इसकी जगह इतने ही लैंड में कहीं पर अगर खाली पड़ा हो वहाँ पर फॉरेस्ट को लगाएं तुरंत। जितना हम मेहनत लगाते हैं ना कि हम यहाँ पे खुदाई करके यहाँ से सारा कोल निकालें, कोयला निकाल लेंगे, उतनी जगह कहीं पर और है तो वहाँ से खरीद के लोगों की वहाँ पर आप फॉरेस्ट को उगा दो। सिंपल से ये भी कर सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट के शेल्टर्स को बना करके प्लांट को हम बचा सकते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यू बाय ग्रोइंग थ्रोनी ब्लशिश, यानी कि जो आपके कांटेदार झाड़ियाँ, इनको बना करके हम उस सैंड को अंदर आने से, मतलब ये सब चीज़ें अलग अलग बताई गई है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो आपका खाली पड़ा हुआ लैंड है उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल करें माइनिंग एक्टिविटी को, जो हम खुदाई कर रहे हैं उसको देख नहीं रहे कि कितनी मात्रा में हो रही है, जिससे हमारा देश दुनिया पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इसको भी जो है कंट्रोल करना है, जिससे हम लोग जो है लैंड और सॉइल को जो है वो कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके बाद लैंड रिसोर्सेज, लैंड इज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, यानी कि लैंड आपका एक ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हम लोग रह सकते हैं, हम लोग की जीवन जीवनी है, हम लोग इकोनॉमिक एक्ट कर रहे हैं। अभी हम जो कहते हैं ना ये हमारी ज़मीन है, ये हम कब कह पा रहे हैं, जब वो लैंड मौजूद है। अगर वो लैंड ही ना होता, आप कैसे कह देते कि मेरी है कि तेरी है, नहीं कह सकता। आप पानी में जा कर के कहो, आप समुद्र में जाओ, सागर में जाओ, बहुत जगह पड़ी हुई है। 70% लैंड हमारा जो है वो पूरा दुनिया का वो पानी है, 30% है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। अब 70% पानी वहाँ पे लो, कोई नहीं लेगा क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है। हाउ द लैंड एंड एसिड ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग, यानी कि हमें उस जगह को अच्छे से और सही यूज़ में, ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा तो हम लोग फालतू यूज़ करेंगे और उसको बेकार करेंगे, नहीं, उसका सही यूज़ करके सही जगह पर हम जो है केयरफुल प्लानिंग करके यूज़ कर सकते हैं, जिससे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको इसके बारे में जो है वो पता चले। इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल,
कितने टाइप की आपकी सॉइल होती है? सबसे पहले आपकी एलुवियल सॉइल, इट इज़ वाइडली स्प्रेड, बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। द एंटायर नॉर्थन प्लेन आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, जो पूरा का पूरा नॉर्थन प्लेन है वो सारा का सारा एलुवियल सॉइल में ढका हुआ है, जैसे कि आपका गुजरात, राजस्थान एटसेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू बांगर एंड खादर। ये मैंने आपको उस चैप्टर के अंदर समझाया था, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। एक चैप्टर था, कौन सा याद नहीं, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, पता नहीं कौन सा था, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, वो थोड़ा होगा यार। हाँ, वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको इसके बारे में समझाया था। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एंड लाइम, शुगर कैन, इन सब चीज़ों को उगाने के लिए एलुवियल सॉइल का यूज़ होता है। लैटरेट सॉइल इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर होती है, गर्मी का मौसम होता है, वहाँ पर होती है लैटरेट। ह्यूमस कंटेंट इज लो एज बैक्टीरिया डाई इन हाई टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा होती है, बैक्टीरिया तो मर ही जाते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर होते हैं वहाँ पे। फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड आसाम। ये आपकी जो सॉइल है वो इन जगहों पर पाई जाती है, और ये सब इसके बारे में लिखा हुआ आप देख सकते हो। लैटरेटरी सॉइल तमिलनाडु, केरला, इन जगहों पे जो है वो पाई जाती है। इसके बाद ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, जिसको हम रेगुलर सॉइल कहते हैं। ब्लैक इन कलर एंड आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन उगाने के लिए आपकी यूज होती है, देयरफॉर आल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल। कवर्स द नॉर्थ, ये इस जगहों पर है। वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इसके अंदर आपका न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड लाइम, ये इसके अंदर जो है वो ज़्यादा होती है। एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, यानी कि इसका जो कलर होता है वो रेड से लेकर के ब्राउन के बीच में होता है, ठीक है। सैंडी इन टेक्सचर, सलाइन इन नेचर, नेचर में टेक्सचर में सैंडी होती है, नेचर में सलाइन होती है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, सूखे की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर अगर हम अच्छे से प्रॉपर फैसिलिटी का यूज़ करें खेती करने के लिए तो हम कर सकते हैं, पर थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। यह आपके राजस्थान जैसे एरिया के अंदर पाई जाती है। रेड एंड येलो सॉइल, यह आपका क्रिस्टेलियस इग्नियस रॉक, यहाँ पर जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पर उगाई जाती है, वहाँ पर पाई जाती है, उगाई नहीं जाती, वहाँ पर पाई जाती है, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पिडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, ऐसी जगहों पर जो है वो पाई जाती है। जहाँ पर आपका आयरन का डिफ्यूजन होता है क्रिस्टलाइन में, मेटाफोरिक रॉक्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पर आपकी ये रेड कलर में होती है। इसके बाद अगर हाइड्रेटेड फॉर्म है वहाँ पर, जहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे नमी है, पानी है थोड़ा सा, वहाँ पर ये आपकी येलो कलर की हो जाती है, ठीक है। इतना ज़्यादा टेक्निकल मत जाओ, इतना याद कर लेना इसको, बस इतना ही ध्यान दो, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल कौन सी सॉइल होती है? सिंपल यार, जहाँ पर आपके बड़े बड़े घने घने पेड़ उग सके, जिस सॉइल की वजह से सबसे बेस्ट सॉइल आपकी फॉरेस्ट सॉइल होती है। बेस्ट नहीं होती, हर एक की अपनी अपनी ज़रूरत है, लेकिन फॉरेस्ट सॉइल आपकी वो सॉइल होती है जहाँ पर आपके घने जंगल जो है वो उग सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी लोमी होती है, स्लाइटी होती है, मुलायम होती है, और बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है पूरा हमारी दुनिया जो है वो अभी चल रही है। अमेज़न के जंगलों में यही सॉइल है जिनकी वजह से हम जो है वो अभी सांस ले पा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल भी आपके फॉरेस्ट सॉइल होती है। तो यहाँ पर इस वीडियो का एंड करते हैं। मैंने इसका PDF नीचे कमेंट बॉक्स में डाल रखा है, जिसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, जिनको आप याद कर लेना। क्वेश्चंस भी उसके अंदर अटैच है प्रीवियस ईयर वाले, वहाँ पर आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। पिन कमेंट के अंदर लिंक होगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप